नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह रावत और मैं अपने YouTube चैनल टारगेट विद सुरेंद्र पर आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को स्किप मत करना जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि वीडियो को स्किप कर देते हैं और मैं अपने कॉन्टैक्ट नंबर देता हूँ कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9887121369 पे मुझे कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें फॉर नोट्स। तो सब लोग नंबर नोट करके सीधा डायरेक्ट है ना बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, बात कर लीजिए, आप मैसेज कर दीजिए, आप मैं उसका रिप्लाई करूँगा, बात भी करूँगा, ठीक है। लेकिन आप पहले वीडियो तो देखिए, मैंने सब पे वीडियो बना रखे हैं ना, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए। उसके लिए मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना रखा है ना। उसको देखिए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सेकंड ग्रेड की सामान्य जानकारी, कितने नंबर के पेपर होते हैं, कितनी कट ऑफ गई थी, सिलेबस क्या है ना, सारा सब कुछ मेरे इसी चैनल पे सारा कंटेंट पड़ा है। तो करंट जीके की तैयारी कैसे करें, आप लिखिए टारगेट विद सुरेंद्र करंट जीके। उसमें मैंने पूरा एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि आप करंट जीके की तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को आप देखें। अगर आपको नोट्स चाहिए फर्स्ट पेपर कंप्लीट करंट को छोड़कर, है ना, 10 क्वेश्चन करंट को छोड़कर, और सेकंड पेपर एसएसटी के, तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 9887121369 पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें फॉर नोट्स। मैं उसका प्रोसेस आपको भेज दूंगा, आप प्रोसेस को फॉलो कर दीजिए, उसके बाद आपके पास नोट्स पहुंचा देंगे। कई लोगों को ये डाउट होता है कि हम प्रोसेस फॉलो कर ले, है ना, पेमेंट कर दे, नोट्स आएंगे कि नहीं आएंगे। ये मेरा चैनल ऑफिशियल है और इसमें ऐसी किसी भी प्रकार की ऐसी कोई शिकायत अभी तक स्टूडेंट की नहीं आई है कि किसी के पास नोट्स नहीं पहुँचे। हाँ, एक आध दिन लेट हो जाते हैं, इंडियन पोस्ट ऑफिस द्वारा हम भेजते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। बाकी ऐसी कोई शंका नहीं रखे, मैं खुद भी एक टीचर हूँ और टीचर की गरिमा बनाए रखने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो आप विश्वास कीजिए ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और कई सारे विद्यार्थियों ने ना, जहाँ तक मुझे उम्मीद है 1000 के आसपास विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे नोट्स खरीदे हैं और काफ़ी अच्छा उनका रेस्पॉन्स आया है। और कंटेंट भी मैंने काफ़ी अच्छी मेहनत करके बनाया है, काफ़ी अच्छा इफ़ेक्टिव टू दी पॉइंट कंटेंट है। लेना चाहे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं जो मैंने नंबर बताए। आज का जो वीडियो है वो इस पे बेस्ड रहने वाला है। बहुत सारे विद्यार्थियों की देखो कैसे पढ़ना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो बनाए हुए हैं, है ना। मेरा चैनल खोलें, उस पर देखें, उनको कंप्लीट देखें, तब आपको समझ में आएगा कि मुझे कैसे पढ़ना है। और उसके बाद भी आपका कोई डाउट बच जाता है, बेशक मुझे कॉल कीजिए आप, है ना, मैं आपका जवाब दूंगा। लेकिन आप पहले उन वीडियो को देखें तो सही, उनमें मैंने पूरा प्रोसेस बताया है कि आपको किस तरीके से एक अच्छी तैयारी की जा सकती है। जब आप उनको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वाकई इस तरह से अगर तैयारी की जाए और अपने पास में कंटेंट अच्छा हो तो 100% सिलेक्शन लिया जा सकता है। इस वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों की ये डिमांड थी कि सर, हमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें दिक्कत आती है, इनको कैसे मैनेज करें, इनको कैसे पढ़ें। तो देखो, ये भी एक स्मार्ट स्टडी का पार्ट है। अब आरपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम जो शुरू करते हैं यहाँ से, देखो पहला जो पार्ट है ये, देखो ये घबराना मत, इंग्लिश में सिलेबस है ना, कुछ नहीं होता इंग्लिश में, मैं सारा बताऊंगा आपको, है ना। यहाँ पर आपके जोग्राफिकल, हिस्ट्रिकल और कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यानी ये जो है भूगोल, इतिहास और कल्चर, है ना, जो संस्कृति है ना, संस्कृति के बारे में, है ना, आपको जनरल नॉलेज है राजस्थान की, ये जनरल नॉलेज, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से टॉपिक है, तो पहला टॉपिक है इसमें फिजिकल फीचर राजस्थान का, है ना, यानी राजस्थान का भौतिक स्वरूप के बारे में आपको पता होनी चाहिए, विशेषताएं, है ना। तो ये अच्छा टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर कर सकते हो। मैं उन टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिनको आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये टॉपिक है आपके एग्रीकल्चर, है ना। अब ये कृषि वाला टॉपिक है, इसमें आंकड़े बहुत ज़्यादा है,
है ना। तो आप ये करें कि इस टॉपिक को क्या करें, और एक मेरी ये रिक्वेस्ट भी रहेगी कि वीडियो को आप थोड़ा सा ऑनलाइन देखें, ताकि मैं, भाई देखो मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ तो मैं भी आपसे कुछ उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को कम से कम ऑनलाइन देखें, लाइक करें, और जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उन्हीं को शेयर करें, बाकी को शेयर नहीं करें, है ना। तो इतनी उम्मीद मैं करता हूँ। मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, है ना, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन करें, है ना। जो नए टॉपिक है वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जैसे ये एग्रीकल्चर है ना, तो अब ये टॉपिक क्या है कि एक तरह से स्किप करने वाला। अब स्किप करने का मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल देखना ही नहीं है, देखना है, मोटा मोटा देखना है। मोटा मोटा का मतलब अगर 10 पेज में ये टॉपिक दिया हुआ है तो आपको 2 पेज में इसकी समरी निकाल के इसको देख के जाना है, ताकि ऊपर से अगर कोई सवाल आए, ऊपर ऊपर से कोई सवाल पूछ ले, तो वो हमारा गलत नहीं हो। अब पढ़ने का तरीका क्या है, जैसे एग्रीकल्चर है ना, तो अब एग्रीकल्चर के बारे में, कृषि के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी ये लेनी है कि भाई कि जो राजस्थान में कृषि है ना, उसका स्वरूप कैसा है ना। राजस्थान में मुख्य मुख्य फसलें जैसे बाजरा हो गया, है ना, गेहूँ हो गया, मक्का हो गया, या आपके सरसों हो गई। अब 5 या 10 फसलें आपने छांट ली, उसमें से देख लिया, कुछ अनुसंधान केंद्र देख लिए, मोटा मोटा देख लिया, है ना, और बाकी चीज़ों को केवल एक बार रीड आउट कर दो। यानी कुल मिला के 10 पेज की मोस्ट समरी निकाल के 2 पेज में लिख लो और उनको ही पढ़ो। बाकी टॉपिक को आप एक तरह से इग्नोर कर दो, ताकि यहाँ से सवाल एक बनना है, और वो भी ज़्यादातर ऐसा क्रिटिकल सवाल बनता है कि अपने को नहीं आता है। आंकड़ों वाला पूछते हैं कि 2017-18 में बताओ सरसों का उत्पादन कितना रहा, लेकिन बाय द वे ऐसा पूछ लिया कि बताइए गन्ना सर्वाधिक कहाँ होता है, किस ज़िले में होता है ना। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना है कि 5 या 10 फसलें ऐसी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए सरसों अनुसंधान केंद्र पूछ लिया आपसे, है ना, है ना, सेवर भरतपुर के अंदर, है ना। तो वो आपको पता होना चाहिए। तो मोटा मोटा तो पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा इसमें फंसना नहीं है, उलझना नहीं है। तो ये एक तो टॉपिक हो गया। उसके बाद में लाइव स्टॉक है ना, पशुपालन, है ना, लाइव स्टॉक, है ना, ये आपके ऐसा टॉपिक है कि इसमें आप क्या करो कि जो जितने भी आपके ये जानवर हैं ना, गाय बैल भैंस जो भी है ना, घोड़े गधे, है ना, जितने भी हैं, उनका आपको ध्यान रखना है कि उनकी एक तो जो नस्लें हैं, आपको भैंसों की नस्लें कौन सी है, गायों की नस्लें कौन सी है ना। तो आपसे इस तरह से सवाल पूछा जाता है कि जैसे है ना, कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं ना, बताइए थार पारकर है ना जो है किसकी नस्ल है ना, या भेड़ की कोई नस्ल पूछ ली है ना आपसे, है ना। तो आपको नस्लें अच्छे से पता होना चाहिए कि भेड़ों की कौन कौन सी नस्लें हैं, बकरियों की कौन कौन सी नस्लें हैं। तो इस टॉपिक में आप नस्लों पे विशेष जोर दें, तो आपको निश्चित रूप से वहाँ पर सवाल मिलेगा। और है ना, जैसे पुंगल या पुंगल ऐसा कुछ है ना, ये किसकी नस्ल है ना, ऐसा सवाल पूछा गया है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ये नस्ल है पुगल, ये नस्ल है जो भेड़ की नस्ल है ना। ये कई बार सवाल पूछा गया आरपीएससी में, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब डेयरी है ना, अब डेयरी है तो वो भी, ये भी एक छोटा समरी के रूप में बना लो, ये भी एक तरह का हल्का सा क्रिटिकल टॉपिक है ना। उसके बाद में पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में आपको देखो मेन क्या देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये हो गया कि कहाँ कहाँ जनसंख्या कितनी कितनी है ना। तो टॉप 5 ज़िले आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक जनसंख्या वाले, है ना, कौन कौन से ज़िले हैं, और सबसे कम जनसंख्या वाले ज़िले कौन कौन से हैं, है ना, 5 ज़िले वो याद होने चाहिए। उसके अलावा ग्रोथ यानी वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि, तो सर्वाधिक वृद्धि वाले कम से कम 3-4 जिले आपको पता होना चाहिए। 5 फिक्स कर लो, है ना, 5 सर्वाधिक वृद्धि वाले और सबसे कम वृद्धि वाले 5। लिटरेसी सर्वाधिक, पहले पहले तो ये पता होना चाहिए कि राजस्थान की ग्रोथ कितनी है ना, जनसंख्या वृद्धि कितनी प्रतिशत है ना। उसके बाद में 5 ऊपर के 5 नीचे के। लिटरेसी साक्षरता, राजस्थान की साक्षरता कितनी है, भारत में कौन से नंबर पे है ना। और उसके बाद में सर्वाधिक 5 साक्षरता वाले और सबसे कम 5 साक्षरता वाले जिले याद कर लो, है ना।
उसके बाद में आता है आपके इम्पोर्टेंट सेक्स रेशियो है ना, यानी आपके लिंगानुपात। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। राजस्थान का लिंगानुपात अभी 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है, 2001 के अनुसार क्या था, और सर्वाधिक 5 और सबसे कम 5 वाले याद कर लो। ये अभी नया जुड़ा है आपके टॉपिक, ये ट्राइब्स का है ना। ट्राइब्स यानी जनजातियाँ जो आपके होती है ना, ये यानी कौन सी जनजाति किस जिले में कहाँ पर पाई जाती है। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताइए सर्वाधिक मीणा कहाँ पाए जाते हैं ना, तो ये आपके नया जुड़ा है, तो इसको नया जुड़ा है यहाँ से सवाल बनने की संभावना, तो इसको अच्छे से करें। बाकी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है एक तो लिटरेसी साक्षरता सेक्स रेशियो, और एक आपके ये ग्रोथ वाला है ना, जनसंख्या वृद्धि। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो साक्षरता और लिंगानुपात, ये दो टॉपिक जनसंख्या में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके अलावा आप जैसे ये फिर वापस क्रिटिकल टॉपिक आ गया इंडस्ट्रीज है ना। इंडस्ट्री यानी उद्योग, बड़ा टॉपिक है ना। इसकी भी यही करना है आपको, समरी निकाल लेनी है 2 पेज में, और इसको बड़ा बड़ा मोटा मोटा देख के चले जाना है। मेजर टूरिज्म सेंटर है ना, यानी मुख्य पर्यटन स्थल। एक्चुअल में ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है कि आप जब पूरे सिलेबस को पढ़ोगे ना, तो लगभग लगभग 60 से 70% तो ये वैसे ही कवर हो जाएगा। जैसे आपने किले पढ़े हैं ना, राजस्थान के किले पढ़े है ना, राजस्थान के अंदर आपने पढ़ा और बहुत सारे टॉपिक आप पढ़ोगे है ना बीच बीच में है ना। जैसे अजमेर के चौहान पढ़ोगे है ना, तो अब अजमेर के चौहान पढ़ रहे हो आप है ना, तो अजमेर के चौहान पढ़ रहे हो तो उसके साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें उल्लेख आएगा 2.5 दिन का चोपड़ा। तो अब 2.5 दिन का चोपड़ा ऑटोमेटिक ही आपके जो पर्यटन स्थल है उसमें कवर हो गया। किले पढ़ोगे तो बहुत सारे किलों में बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल, जैसे चित्तौड़गढ़ का किला है ना, तो उसमें बहुत सारे है ना ऐसे स्थल ऐसी जगह हैं जो पर्यटन की। जैसे झीलें पढ़ोगे आप है ना, तो उदयपुर में बहुत सारी झीलें हैं ना, तो अब आपको वो पर्यटन स्थल ही तो पूछेगा। तो वो आपके बहुत सारे, तो मैं बता रहा हूँ 60 से 70% तो आप जो पूरा राजस्थान का सिलेबस पढ़ोगे उसमें ये पर्यटन स्थल अपने आप ही कवर हो जाएंगे। इसको कोई अलग से आपको देखने की विशेष ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आगे चलते हैं अपन। अब देखो मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपके लिए मोस्ट रहने वाली है ना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार मैं बता रहा हूँ, बहुत छोटा टॉपिक है, 100% सवाल बनता है, और यहाँ से सवाल गंवाना मतलब आप अपने आप का नुकसान करना। चौहान ऑफ अजमेर, अजमेर के चौहान, यहाँ से सवाल गंवाना मतलब अपने आप का नुकसान करना है। रिलेशन विद दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के साथ में संबंध किसके, मेवाड़ के, रणथंभौर के और जालोर के। मेवाड़ में कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, मेवाड़ में मेनली आपको क्या पढ़ना है, जो दिल्ली सल्तनत के साथ संबंध रहा था वो रहा था आपके, विशेषकर अगर हम देखें तो यहाँ पर मेवाड़ में जैसे सांगा, और उसके बाद में सांगा का रहा मेनली तो सांगा ही आता है इसमें मेवाड़ के अंदर है ना। और यह आता है फिर आपके जो रावल रतन सिंह थे है ना, वो आते हैं ना, तो वो आपको पढ़ना है। रावल रतन सिंह आपको पढ़ना है और सांगा यहाँ पढ़ना है। रणथंभौर में आपको ध्यान रखना है हमीर देव चौहान है, और जालोर के अंदर जो कानड़ देव चौहान थे वो आपको पढ़ने हैं। यहाँ से भी सवाल गंवाना मतलब नुकसान करना। राजस्थान एंड मुगल्स है ना, राजस्थान और मुगल, इसमें आपको सांगा, महाराणा प्रताप है ना, और एक राज सिंह, ये तीन तो मेवाड़ के है ना। तो सांगा, प्रताप और राज सिंह ये तीनों मेवाड़ के हैं, यहाँ से भी सवाल बनेगा। आमेर से केवल मान सिंह है, और चंद्रसेन जो है वो मारवाड़ से हैं, और बीकानेर से राय सिंह है ना। यहाँ से भी सवाल इसको टॉपिक को छोड़ के या अच्छे से तैयार नहीं करके सवाल गंवाना मतलब अपना नुकसान करना, सिलेक्शन से दूरी बनाना। मोस्ट टॉपिक है, मतलब छोटे छोटे टॉपिक है, 100% सवाल बनते हैं यहाँ से। 2-2 पेज के, 3-3 पेज के टॉपिक है कुल है ना, बहुत कम समय में। यानी इस पोर्शन को आप, ये है ना ये पोर्शन,
इसको आप 3 दिन में तैयार कर सकते हैं और यहाँ से आपको कम से कम 10 सवाल दे जाएंगे ये टॉपिक आपको। और 100% मैं कहता हूँ इन टॉपिक में कोई क्रिटिकल मैटर ही नहीं है, सीधे साधे टॉपिक है। अब जैसे प्रताप पढ़ोगे ना, महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप का जन्म, उसके बाद में जो अकबर के साथ में उनका जो संघर्ष रहा है ना, हल्दी घाटी का युद्ध वगैरह रहा, उनको समझाने के लिए दूत भेजे है ना, उनका जो देहांत कहाँ हुआ था, उनका स्मारक कहाँ बना हुआ है ना, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी तो नॉर्मल चीज़ें है ना। उसके बाद में हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल इन राजस्थान है ना, स्वतंत्रता संग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1857 की क्रांति, ये टॉपिक आपके नया जुड़ा है, पहले नहीं था। तो ये भी बहुत छोटा टॉपिक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी पीडीएफ डाली हुई है, उससे बाहर सवाल नहीं जाएगा, 99% में श्योर हूँ। तो आप वहाँ से देखें इसको है ना। पॉलिटिकल अवेकनिंग, इसकी भी मैंने पीडीएफ डाल दी है, ये भी नया टॉपिक जुड़ा है। और ये यहाँ से भी सवाल गंवाना मतलब नुकसान करना, मतलब ये नुकसान करने वाले टॉपिक है ना, इनको आप किसी भी हालत में नहीं छोड़ना। प्रजामंडल आंदोलन, अब ये यहाँ पर थोड़ा सा क्रिटिकल मैटर आ जाता है। प्रजामंडल आंदोलन जो है बहुत लेंदी टॉपिक है, सवाल एक और मुश्किल, अगर मैं कहूँ कि किसी कंडीशन में दूसरा सवाल बन जाए तो बन जाए, बाकी एक ही सवाल बनता है यहाँ से। अब एक ही सवाल बनता है, टॉपिक बहुत लेंदी है। यहाँ भी आपको ये करना चाहिए कि मुख्य जितने भी प्रजामंडल है उनकी स्थापना कब हुई और उनसे जुड़े हुए महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन कौन थे, या तो उनका स्थापना में योगदान रहा या उनके संचालन में उनका योगदान रहा। जैसे मीठालाल व्यास है ना, तो जैसलमेर प्रजामंडल से जुड़े हुए व्यक्ति है ना, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो इनसे जुड़े हुए मोस्ट, हर प्रजामंडल से दो तीन आदमी आपको जुड़े हुए मिलेंगे, तो वो 2-3 आदमी हर प्रजामंडल के याद कर लिए और उसका स्थापना वर्ष याद कर लिया। क्रम से चलो आप शुरू से है ना, 1931 से चलो, फिर आप जैसे 34 है, 36 है, 38 है ना, 39 है, फिर आपके उसके बाद में 42 है, 43 है, 44 है, 45 है और 46 तक प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो क्रम से याद करते जाओ। सर्वाधिक 1938 के अंदर सर्वाधिक जो है प्रजामंडल की स्थापना हुई और उसमें मेवाड़ प्रजामंडल भी था। तो उनके सन और उनसे जुड़े हुए व्यक्तियों के नाम याद कर लो, इनफ है। उसके बाद में किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन है ना, पीजेंट मूवमेंट और ट्राइबल मूवमेंट है ना, दो। तो किसान आंदोलन में मुख्य रूप से बिजोलिया, बेगू, यहाँ से ही 90% सवाल बनते हैं, लेकिन शेखावटी हैं, यहाँ से भी कई बार सवाल बन जाते हैं और कुछ छोटे मोटे और हैं वहाँ से बन जाते हैं, लेकिन 90% बिजोलिया और बेगू पे जोर देना है। और ट्राइबल में तो आपके दो ही तरह के आंदोलन हैं, एक तो मीणा वाला और एक आपके जो है भीलो वाला है ना, एक ही आंदोलन। और ये जो आपके दूसरा एक और है जो मोतीलाल तेजावत वाला है, एक ही आंदोलन तो जो है वो मोतीलाल तेजावत का है, और एक आपके एक और आंदोलन है, वो दोनों आंदोलन आपको अच्छे से याद होने चाहिए है ना। और मीणा वाला एक आंदोलन है ना। तो ये ट्राइबल वाले, यहाँ से भी आपको रिस्क नहीं लेना, ये भी छोटे हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं है ना। तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है और ये भी कवर हो सकता है अच्छे से ना। और अब आ रहा है मोस्ट है ना फेवरेट टॉपिक है ना, ये मैंने पढ़ाया भी है पूरा टॉपिक, राजस्थान का एकीकरण। 2 सवाल फिक्स हैं और मैटर कितना है, 2 से 3 पेज का मैटर है। 7 चरण हुए थे, 7 चरण पढ़ने हैं बस। 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक चीफ था, बस उनका पढ़ना है। 2 या 3 पेज का मैटर है और सवाल कितने हैं, 2। यहाँ से अगर आप गंवाते हो सवाल तो मतलब आप अपने आप का नुकसान कर रहे हो। उसके बाद में है सोसाइटी एंड रिलीजन है ना, तो यहाँ पर क्या है, समाज और धर्म है ना। तो लोक देवता और देवियाँ, यहाँ आपको लोक देवता में पंचपीर मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और तेजाजी पंचपीरों में नहीं आते हैं, लेकिन तेजाजी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो पंचपीर जो है वो तो देखना ही है, बाकी
जो भी लोक देवता है, ज़्यादातर लोक देवताओं में से सवाल बनते हैं, लेकिन कभी कभार देवियों में से भी सवाल बन जाता है, तो ये भी पढ़ने वाला टॉपिक है। संत ऑफ राजस्थान है ना, ये थोड़ा लेंदी है लेकिन फिर भी पढ़ने लायक है, तो इसको आप मध्यम लेवल में ले लें, है ना। ज़्यादा इसको है ना ठीक है, पढ़ना भी है, इसको ऐसे नहीं करना है कि फॉर्मेलिटी करनी है, पढ़ना है अच्छे से, कोशिश करनी है सवाल यहाँ से निकल जाए। और उसके बाद में है आर्किटेक्चर में आपको मंदिर, दुर्ग और जो महल है ना वो आपको पढ़ने हैं। तो ये आपके ऑटोमेटिक, जो आपकी दुर्ग आप पढ़ोगे ना तो उसमें मंदिर और ये कवर हो जाते हैं ना, पहले से इम्पोर्टेंट है, ये कवर हो जाते हैं, दुर्ग में ही कंप्लीट ये कवर हो जाते हैं। उसके बाद में पेंटिंग्स है ना, चित्रकला है ना, चित्रकला से भी एक सवाल फिक्स है। और चित्रकला में ज़्यादा मुश्किल ये आती है कि किस शैली का चित्रकार याद करना है, उसमें कंफ्यूज होता है। तो देखो इसका तो कुछ ट्रिक बनाओ आप, है ना, कि भाई कि अगर आपसे कोटा शैली का कोई चित्रकार पूछा तो उसकी ट्रिक बनाओ, है ना, कि कोटा के ट्रिक बना लिए, कोटा के ये 2 चित्रकार 3 चित्रकार हैं, है ना, तो कुछ ट्रिक्स ही बनाओ इसके लिए। इसके लिए मैं ट्रिक बोलूँगा, है ना, इसका थोड़ा शॉर्टकट बनाने के लिए बोलूँगा आपको, है ना, छोड़ना नहीं है, ये भी इम्पोर्टेंट, यहाँ से भी सवाल बनेगा। मेले और त्यौहार, मेले और त्यौहार काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और यहाँ से भी आप अगर छोड़ेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो त्यौहार अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, अपने को पता होना चाहिए। जैसे अभी नवरात्रे चल रहे हैं ना, तो ये जो नवरात्रे हैं ये शारदीय नवरात्रे कहलाते हैं ना, और आश्विन जो हम कह सकते हैं, आश्विन वाले नवरात्रे हैं, और एक चैत्र में नवरात्रे आते हैं ना। तो जैसे जैसे ये, क्योंकि अपने को ज्ञान तो होना चाहिए ना यार, कि राजस्थान में कौन कौन से मेले हैं इम्पोर्टेंट, पुष्कर मेला है ना, पशुओं का जैसे परबतसर में मेला लगता है ना, और कपिल मुनि का बीकानेर में मेला लगता है। त्योहार तो अपने कल्चर से जुड़े हुए, होली कब आती है, दिवाली कब आती है ना, करवा चौथ कब आती है, ये अपने को पता होना चाहिए, है ना, बेसिक है ये, तो वैसे भी पता होना चाहिए, इसको इंटरेस्ट से पढ़ो। तो एक सवाल तो मेले में से बनेगा और एक सवाल त्योहारों में से बनेगा, निश्चित है ना। तो 2 सवाल यहाँ से हैं, इसको भी छोड़ना अपनी गलती होगी, है ना। उसके बाद में ये आपके हैं कस्टम ड्रेस और ऑर्नामेंट। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो आपके आभूषण है ना, यहाँ से ज़्यादातर जो सवाल है वो आभूषण से बनता है ना। तो आभूषण वाला जो टॉपिक है उसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, गले में कौन सा पहना जाता है, हाथ में कौन सा पहना जाता है, तो ये भी आपको याद करना है। फ्लोक म्यूजिक और डांस है ना, फ्लोक म्यूजिक एंड डांस है ना, तो जो लोक संगीत और नृत्य हैं वो आपको पढ़ना है। लोक संगीत में जो आपके जितने भी वाद्य यंत्र होते हैं और लोक नाट्य होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं, लोक नाट्य भी आ जाते हैं, और लोक नृत्य, लोक नाट्य और नृत्य है ना, ये आपको दोनों ही पढ़ने हैं। और वाद्य यंत्र आपको पढ़ने हैं, ये सरल टॉपिक है, यहाँ से भी एक सवाल नृत्य और लोक नाट्य इनमें से बनेगा, और एक सवाल लोक वाद्य में से बनेगा। लैंग्वेज एंड लिटरेचर है ना, यानी भाषा और साहित्य, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी बोली कहाँ बोली जाती है, एक सवाल यहाँ से बनेगा और एक साहित्य में से, यानी कोई भी आपको एक किताब पूछ लेंगे कि ये किताब किसकी है। ज़्यादातर किताबें तो आप जैसे हिस्ट्री पढ़ोगे तो उनमें से बहुत सारी किताबों के नाम आएंगे, तो ज़्यादातर किताबें तो आप टॉपिक पढ़ोगे तो उनमें ही याद हो जाएगी। कुछ है इम्पोर्टेंट तो वो आपको अलग से देखनी है कि कौन कौन सी किताब किन किन की लिखी हुई है ना। इसके अलावा आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ऑफिस ऑफ गवर्नर रोल एंड फंक्शन, यानी राज्यपाल कंप्लीट आपको पढ़ना है। ये टॉपिक भी बहुत अच्छे से करना है, मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, जो अच्छे से करना है मतलब अच्छे से करना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। जो मैं बता रहा हूँ कि इसकी मतलब 10 पेज की टॉपिक को 2 पेज में कर लो, शॉर्ट में कर लो। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट, ये भी आपको करना है। राजस्थान का जो है वो मुख्यमंत्री और कैबिनेट जो है ना, तो उसमें पूरी मंत्री मंडल है ना, और मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री ये सब आ जाते हैं ना। और
उसके बाद में है सचिवालय और मुख्य सचिव जो है वो आपके सिलेबस में है, तो ये भी करना है आपको, है ना। उसके बाद में आरपीएससी, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत सीधा साधा टॉपिक है आरपीएससी। आरपीएससी जो है एक संवैधानिक तंत्र है ना, और यही आपकी सेकंड ग्रेड की भर्ती करवा रहा है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस किस अनुच्छेद के तहत क्या क्या होता है। तो ये भी टॉपिक बहुत अच्छा है, यहाँ से भी एक सवाल बनना है। मानवाधिकार आयोग है ना, राज्य का मानवाधिकार आयोग, ये भी बहुत अच्छे से करना है। पंचायती राज, ये भी अच्छे से करना है। राजस्थान की विधान सभा, ये मैं आपके कल परसों में ये टॉपिक में डाल दूंगा आपके। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और वीडियो में मैं समझा भी दूंगा। ये छोड़ने वाले टॉपिक है ही नहीं, है ना। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, अब आप कहोगे सर क्या पढ़े करंट अफेयर, है ना, तो इसमें करंट अफेयर में सारा ही आ गया है ना, सोशल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स, गेम, स्पोर्ट, सारे आ गया है ना, तो कुछ भी नहीं छूटा है। राजस्थान का पूरा करंट पढ़ना है। अब करंट कैसे तैयार करें, तो विशेषकर आपको थोड़ा योजनाओं पे ज़्यादा ध्यान देना है। योजनाएं कौन कौन सी सरकार की जो योजनाएं होती हैं ना, फ्लैगशिप योजनाएं होती है, वो आपको बहुत महत्वपूर्ण है, वो अच्छे से याद करनी है। और एक वीडियो बना रखा है, आप टारगेट विद सुरेंद्र करंट जी के, आप ऐसे सर्च करें तो आपको करंट जी के कैसे आप पढ़ सकते हैं, कैसे एक अच्छा तैयार कर सकते हैं, मतलब बिना बोर हुए, है ना, ज़्यादा मेहनत नहीं करते हुए आप करंट जी को अच्छा कैसे कर सकते हैं, 10 में से 7-8 सवाल कैसे सही कर सकते हैं आप, इसके ऊपर एक वीडियो बना रखा है मैंने, वो ज़रूर आप देखें। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, अब यहाँ पर कुछ फिर क्रिटिकल टॉपिक आने वाले हैं, तो इस पर आप बने रहिए, है ना। यहाँ पर देखिए आपके जो हैं, यहाँ पर आपके जो हैं, देखो वीडियो लंबा होएगा, लेकिन देखो आपको अगर सिलेक्शन लेना तो देखना पड़ेगा वीडियो, तो है ना। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, यहाँ पर स्टूडेंट को दिक्कत आती है। एक तो जो महाद्वीप है ना, महाद्वीप और महासागर, ये है दोनों टॉपिक। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये बहुत लेंथी टॉपिक है, समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इन टॉपिक को मोटा मोटा देख लो। मोटा मोटा देखने का मतलब ये है कि भाई 7 महाद्वीप है, 5 महासागर है, उनके नाम, है ना, उनकी मोटी मोटी विशेषताएं। मोटी मोटी विशेषता का मतलब ये हो गया, जैसे आपसे पूछ लिया कि अमेजन नदी किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेजन जो नदी है वो दक्षिण अमेरिका में है ना। एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप में है, पता होना चाहिए। हिमालय पर्वतमाला किस महाद्वीप में, पता होना चाहिए। एशिया की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी, है ना, या जैसे मैं कहूँ कि काला सागर, है ना, काला सागर किन 2 महाद्वीपों के बीच में है स्थित, है ना। या मैं कहूँ कि भूमध्य सागर, है ना, कहाँ स्थित है, किन 2 महाद्वीपों के मध्य स्थित है ना। या फिर एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है ना, बेरिंग जल संधि, है ना, क्योंकि वो एशिया महाद्वीप में हमारा देश है और उसको अमेरिका से अलग करने वाली जल संधि है, तो वो आपको पता होनी चाहिए, है ना। इसी प्रकार एशिया से अफ्रीका महाद्वीप को अलग करने वाले, यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाले कौन कौन से पार्ट है वो याद हो। तो कुल मिला के इनमें आप मोटा मोटा देख लीजिए। जैसे महासागर में मोटा मोटा आप कहोगे सर क्या देखे, तो महत्वपूर्ण जल संधियाँ देख लीजिए ना, जल डमरू जिनको बोलते हैं ना। या अभी ताइवान का मैटर चल रहा है, तो ताइवान जो है वो, या दक्षिणी चीन सागर का मैटर चल रहा है ना, तो दक्षिणी चीन सागर जो है वो प्रशांत महासागर में है, लेकिन प्रशांत महासागर में आपसे पूछ सकता है वो कहाँ स्थित है। उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर, उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, तो उसकी लोकेशन आप देख लो, मोटा मोटा आप देख लो, है ना, है ना। आपसे पूछ लिया कि जैसे कि जो ऐसा कोई मान लीजिए छोटा सा द्वीप पूछ लिया, या ये मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि बताइए अटलांटिक अटलांटिक महासागर है वो किन 2 महाद्वीपों के मध्य स्थित है ना।
तो आपको, या दक्षिणी अटलांटिक महासागर जो है वो किन महाद्वीपों के मध्य स्थित है, या सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, या इन निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के हिसाब से क्रम से जमाइए, है ना। तो इस तरह की चीज़ें आपको मोटी मोटी देख लेनी है इसमें से, बाकी को थोड़ा सा स्किप टाइप में कर देना है ना। उसके बाद में है, क्योंकि इसमें दे रखा है ना महाद्वीप और महासागर और उनकी विशेषताएं, अब विशेषताओं में सारा ही आ गया, लेकिन आपको मोटा मोटा देखना है। उसके बाद में वैश्विक पवन तंत्र, तो वैश्विक पवन तंत्र एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, मुझे तो बहुत शानदार लगता है ना वैश्विक पवन तंत्र। और एक सवाल 100% पूछते हैं यहाँ से, इसमें एक तो वो आ जाएगी स्थायी पवनें, एक वो आ जाएगी आपके मौसमी पवनें, और एक आ जाएगी आपके स्थानीय पवनें, जिसको हम बोलते हैं लू हो गई, चिनूक हो गई, फोहन हो गई, हरमट्टान हो गई, जिसको डॉक्टर पवन भी बोलते हैं ना, है ना, बोरा हो गई, है ना, जोंडा हो गई, है ना, ऐसी पवनें, है ना। तो बहुत शानदार टॉपिक है, एक सवाल यहाँ से, 2 सवाल यहाँ से कम बनने हैं, इस टॉपिक को स्किप नहीं करना है ना। उसके बाद में एनवायरमेंटल इश्यूज है ना, पर्यावरणीय समस्याएं और उसकी जो स्ट्रेटजी है वो क्या है। तो ये टॉपिक थोड़ा ऐसा, ये क्या है, समझ पे आधारित सवाल आएगा यहाँ से, है ना। तो इसको कोई विशेष देखने की जरूरत नहीं। पर्यावरणीय समस्या आप जानते हो, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, है ना, और उनको लेकर विश्व में क्या काम चल रहे हैं, कौन कौन सी संस्थाएं क्या क्या काम कर रही है, कौन सी नीति बन रही है, इसको भी मोटा मोटा देख ले एक बार, है ना। ग्लोबलाइजेशन एंड इसके प्रभाव, है ना, तो वैश्वीकरण और इसके प्रभाव आपको देखना है ना। तो ये भी मोटा मोटा ही देखे एक बार आप, है ना। पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड माइग्रेशन, है ना, तो जो जनसंख्या है उसका, जनसंख्या का वितरण, यानी भारत में जो जनसंख्या कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी है, मोस्ट टॉप 5 जो है वो कौन से स्टेट है, नीचे से सबसे कम जनसंख्या वाले कौन से स्टेट हैं, और इसके अलावा आपके बाद में आ जाता है इंडियन, है ना, इंडियन के अंदर ज्योग्राफी के अंदर आ जाता है फिजिकल फीचर, भारत का भौतिक स्वरूप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ना नहीं है। मानसूनल सिस्टम छोड़ना नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम नदियाँ छोड़ना नहीं है, वेजिटेशन, मैंने इसका टॉपिक टेलीग्राम पे डाल दिया है इसकी पीडीएफ। एनर्जी रिसोर्सेज, ये थोड़ा लंबा खींचा था, नया टॉपिक ऐड हुआ है, सवाल तो निश्चित यहाँ से बनेगा, लेकिन ये लेंदी टॉपिक है। अब लेंदी टॉपिक है तो इसको भी वही समरी के रूप में देखें आप। इंडियन इकोनॉमी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर, वही कृषि वाला टॉपिक आ गया क्रिटिकल, वही 10 पेजों की समरी 2 पेजों में निकाल लो, याद करके चले जाओ। इंडस्ट्री, वही 10 पेजों की समरी 2 पेजों में निकालो, याद करके चले जाओ। सर्विस सेक्टर इन इंडिया, फॉरेन ट्रेड, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉरेन ट्रेड आप कर सकते हैं ना, ये 3-4 पेज से ज़्यादा नहीं है ना, ये इम्पोर्टेंट है, जो भारत का विदेशी व्यापार है। तो भारत का विदेशी व्यापार आपको अच्छे से देख के जाना है। उसके बाद में हम आगे चलते हैं, ये पॉलिटी आ गई और भारत की विदेश नीति आ गई। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1919 और 1935 का अधिनियम बहुत अच्छे से देख के जाना है, 2 सवाल यहाँ से बनते हैं। भारत का संविधान, इसके अंदर अंबेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार, है ना, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, और ये सारे टॉपिक देखने वाले, इसमें से छोड़ने वाला कुछ भी नहीं। यहाँ से ही आप अपने नंबर हैं वो गेन कर सकते हैं, अच्छे नंबर, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप, तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जो राष्ट्रीय पार्टियाँ, वो अच्छे से याद होनी चाहिए, उनके मुखिया कौन है, उसकी स्थापना कब हुई, उनके संस्थापक कौन थे, वर्तमान में कितनी पार्टियाँ राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं, उनके चुनाव चिन्ह क्या हैं। और प्रेशर ग्रुप, ये भी नया जुड़ा है, सवाल बनना निश्चित है, लेकिन प्रेशर ग्रुप, है ना, थोड़ा सा ऐसा ही टॉपिक है, ये समझ पे आधारित है, इसमें ऐसा कोई विशेष याद करने वाला नहीं है। प्रेशर ग्रुप होते हैं ना, जिसे
शिक्षकों का एक अलग ग्रुप हो गया, मजदूरों का एक अलग ग्रुप हो गया। तो वो लोकतंत्र में क्या भूमिका अदा करते हैं, उनकी ज़रूरत क्यों है और उनके क्या फ़ायदे हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है लोकतंत्र में, क्या उससे समस्याओं का हल होता है, ये कंसेप्चुअल है, तो इसको समझने का प्रयास करें। प्रिंसिपल ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। अब भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत है तो इसमें भारत की विदेश नीति कंप्लीटली आ गई, लेकिन उसमें नेहरू का जो भूमिका थी वो विशेष देख के जाना है। अब 90% या 90% चांस रहेगा कि जो नेहरू की भूमिका रही थी, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो था विदेश नीति के तहत, है ना, तो वो वहाँ से सवाल बनता है। लेकिन यहाँ पे भारत की विदेश नीति के सिद्धांत आपके डाल दिया है, तो सिद्धांत डाल दिया तो भारत की विदेश नीति के क्या क्या सिद्धांत रहे, जैसे पूर्व की ओर देखो, है ना, लुक ईस्ट पॉलिसी, पड़ोस पहले, पहले पड़ोस, है ना, ये कुछ सिद्धांत है भारत के, है ना, यानी पड़ोसी देशों को पहले महत्व देना, पूर्व की ओर देखो, है ना, ये भारत की विदेश नीति के पार्ट रहे, है ना, अपने सौहार्दपूर्ण संबंध रखना देशों के साथ में, है ना। तो ये सारे देखने वाले टॉपिक है, इनमें से छोड़ने वाला कोई भी टॉपिक नहीं है। इंडिया एंड यूएनओ, ये बहुत ही अभी करंट में चल रहा है ये, और यहाँ से सवाल बनना तय हैं। आप सर्च करके देखना, भारत की वर्तमान में जो यूएनओ में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है, यहाँ से सवाल बनना ही बनना है। उसके बाद में विथ ग्लोबलाइजेशन, है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये जो टॉपिक दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पर ये ग्लोबलाइजेशन से संबंधित है, और ये भी मैं कहूँगा कि इसको भी थोड़ा सा आप एक समरी के रूप में ही देख के जाइए। उसके बाद में आप क्या आ जाती है, एजुकेशन साइकोलॉजी, है ना, एजुकेशन साइकोलॉजी आप क्या आ जाती है। और यहाँ पर एजुकेशन साइकोलॉजी में मैं कहूँगा कि इसमें से यहाँ पर देखो एजुकेशन साइकोलॉजी, और यहाँ पे इसका अर्थ, स्कोप, है ना, जो भी इम्प्लीकेशन फॉर टीचर इन क्लासरूम, है ना, ये सारा आपको देखना है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसका अर्थ क्या होता है, और उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, है ना, ये भी बहुत अच्छा टॉपिक है। मतलब इसमें शिक्षा मनोविज्ञान में कोई भी ऐसा समरी वाला छोड़ने वाला टॉपिक है ही नहीं, और बहुत इजी पूछी जाती है ना, शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड ग्रेड की बहुत इजी पूछी जाती है। 20 क्वेश्चन इसके आते हैं, है ना, और ये 20 क्वेश्चन में से मैं कहता हूँ कि आप अच्छी मेहनत करते हैं तो आराम से 18 से 19 सवाल आसानी से सही करके आ सकते हैं। तो ये आज का बेसिक वीडियो था कि आपको कौन से टॉपिक स्किप करने चाहिए। स्किप करने का मतलब ये है कि छोड़ना नहीं है। 10 पेज का है तो उसको 2 पेज में समरी करके मोटी मोटी चीज़ें पढ़ लो। और जो टॉपिक मैंने कहा कि ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब उनको इतना अच्छा तैयार करना है कि किसी भी सूरत में वहाँ से सवाल छूटे नहीं। अगर छोड़ना पड़े वहाँ से सवाल, तो वो ऐसा सवाल होना चाहिए कि वो 90% स्टूडेंट को नहीं आना चाहिए। तो आप उसको, जैसे आपने एकीकरण बहुत अच्छा पढ़ा लेकिन कोई नया ही सवाल फेंक दिया जो कहीं भी आपने कहीं भी किताब में नहीं पढ़ा है, उसको छोड़ के आ जाओ। वो आपका छोड़ना प्लस पॉइंट होगा। एक तरह से वो आपको नंबर दे रहा है, ये मान लीजिए आपके सिलेक्शन में फ़ायदा दे रहा है वो। तो जो टॉपिक मैंने बताए समरी करके पढ़ना है, मतलब एक तरह से स्किप करना है लेकिन उसको मोटा मोटा देखना है। वो टॉपिक तो आप स्किप कर दो, उनकी वजह से स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और क्योंकि इसमें से मुश्किल से मैंने आपको खींच के 10 टॉपिक बताए होंगे ऐसे। बाकी जो टॉपिक बचते हैं उनको इतना अच्छा तैयार करो कि वहाँ से किसी भी गुंजाइश में सवाल नहीं छूटे। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो बनाता रहूँ मैं आपके लिए, ऐसे ही आपको गाइडेंस करता रहूँ
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और आपके सवाल हो तो ज़रूर पूछें। इसी के साथ आज की वीडियो को समाप्त करते हैं। सेकंड ग्रेड का सिलेबस, सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम डेट, सब कुछ है ना मेंशन कर रखा है वीडियोस के अंदर, है ना। जो समय बचा है उसमें 100% दीजिए, अपना 100% दीजिए, डेडिकेट होके दीजिए। कैसे पढ़ना है, पार्ट 1 और पार्ट 2 2 वीडियो मैंने बना रखे हैं, वो ज़रूर देखें, आप कंप्लीट देखें। उसके बाद भी आपका डाउट क्लियर नहीं होता तो मुझे कॉल करें, और सिलेक्शन आपका होगा, कोई नहीं रोकेगा। मेहनत करोगे 100% सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।